हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है। जैसे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 को कर रहे थे और उसके अब हम तीनों चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 के जितने भी MCQ क्वेश्चन है और जितने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आज की क्लास लगभग 1 से आपकी 1.5 घंटे की होने वाली है। तो बच्चों, आप सबका ज़्यादा समय लेते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलो बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो, आणविक ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है LCAO में, ऑप्शन नंबर बी कहता है HOMO में, ऑप्शन नंबर बी कहता है A और B दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो आणविक ऑर्बिटल पाए जाते हैं ना बच्चों, वो पाए जाते हैं LCAO में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो लगभग 1 घंटे की होने वाली है। तो आज की क्लास आपको बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करनी है, क्योंकि आज की इस क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 1 थी वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके जितने भी MCQ क्वेश्चन है, जितने प्रीवियस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। और अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों, आपका ज़्यादा समय लेते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आणविक ऑर्बिटल किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है LCO में, ऑप्शन नंबर बी कहता है HOMO में, ऑप्शन नंबर सी कहता है A व B दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों देखो, जो आणविक ऑर्बिटल होता है ना बच्चों, वो पाया जाता है LCO में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, वह ऋणात्मक विभव V0 जिस पर विद्युत धारा का मान ठीक जड़ शून्य हो जाता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है निरोधी विभव, ऑप्शन नंबर बी कहता है कट ऑफ पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर सी कहता है A व B दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जो ऋणात्मक विभव होता है ना हमारा है, उसका ठीक मान जब शून्य जो हो जाता है उसको बच्चों जो हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं बच्चों हम स्टॉपिंग विभव और कट ऑफ पोटेंशियल। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी। यानी कि ये दोनों ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, प्रकाश निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है तरंग दैर्ध्य पर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है वेग पर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी पर। बच्चों, जो प्रकाश जो होता है ना बच्चों, वो करता है फ्रीक्वेंसी पर। जो निर्भर करता है बच्चों प्रकाश, वो करता है बच्चों फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। वो कहता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एक घात बढ़ती है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है बढ़ती है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है समान रहती है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है घट सकती है या बढ़ भी सकती है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है बच्चों, जब बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, एक फोटोन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Hc, ऑप्शन नंबर बी कहता है Hc/b, और ऑप्शन नंबर सी कहता है Hv, और ऑप्शन नंबर डी कहता है डी सभी। तो बच्चों, एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो होती है Hv। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये होती है ना E बराबर Hv। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा Hv। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रारंभिक व अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं क्रम से EI व EJ हो तब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है Hv बराबर EJ माइनस EI, और ऑप्शन नंबर बी कहता है Hv बराबर EI माइनस EJ, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कोई नहीं। तो बच्चों, जो प्रारंभिक व अंतिम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्रम से EI व EJ होंगी, कितनी होगी बच्चों, वो होती है बच्चों आपकी EI माइनस EJ। पहले बच्चों यहाँ पे EI आया हुआ, तो यहाँ पे EI आएगा, फिर उसके बाद EJ आएगा तो EJ आएगा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका EI माइनस EJ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, पराबैंगनी क्षेत्र में रेखीय लाइमन श्रेणी बनाती है जिनकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1/λ बराबर होता है R, फिर ब्रैकेट में 1/3/2 इंटू
माइनस 1/n²। इसके लिए होता है n बराबर 4, 5, 6 और 1/λ के लिए फिर से n बराबर 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर सी कहता है n बराबर होता है 6, 7, 8 और ऑप्शन नंबर डी कहता है n बराबर 2, 3, 4। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो इसका उत्तर होगा सही क्वेश्चन नंबर 7 का डी। तो इसके लिए सही जो होता है n बराबर होता है 2, 3, 4। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोहर के कितने अभिकृत प्रस्तावित किए गए? ऑप्शन नंबर कहता है 1, ऑप्शन नंबर 2 कहता है 2, ऑप्शन नंबर 3 कहता है 3 और ऑप्शन नंबर 4 कहता है 4। तो बच्चों जो बोहर के जो अभिकृत प्रस्तावित किए गए थे बच्चों वो किए गए थे 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक फोटोन से संबंध तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? बच्चों एक फोटोन से संबंध तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? बच्चों वो होता है h/p। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आपतित न्यूनतम प्रकाश कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 फोटोन, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 फोटोन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कुछ भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पर आपतित न्यूनतम प्रकाश तो होता है ना बच्चों वो होता है 1 फोटोन, 1 फोटोन। तो इससे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण में कुल प्रायिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है समाकलन साई, उसके बाद साई, उसके बाद स्टार ऊपर उसके फिर डीटो बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी कहता है समाकलन उसके बाद साई फिर डॉट फिर साई उसके ऊपर स्टार फिर डीटो बराबर 0 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा श्रोडिंगर समीकरण में जो कुल प्रायिकता होती है बच्चों वो होती है समाकलन उसके बाद साई उसके ऊपर स्टार और डीटो बराबर 1। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए del² साई प्लस 8π²m/h² साई बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी कहता है del² साई प्लस 8π²me/h² बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों इसका del² साई प्लस 8π²me/h²। ऑप्शन नंबर डी कहता है del² साई प्लस 8π²m/h² साई। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इसका बी। तो बच्चों जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होती है बच्चों वो होती है del² साई प्लस 8π²me/h²। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा ये होता है समाकलन साई 2 और स्टार फिर साई 1 फिर डीटो बराबर 0। ये किसके लिए इक्वल होता है? a1 बराबर 2 होगा या ऑप्शन नंबर बी कहता है a1 इक्वल 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है a1 बराबर a2 बराबर नहीं होता है ये और ऑप्शन नंबर डी कहता है a1 बराबर होता है a2। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये होता है आपका a1 बराबर नहीं होता है a2 के। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका बी, a1 a2 के बराबर नहीं होता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। a1 और a2 क्या होता है बच्चों? बराबर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा ये होता है एच साई बराबर ई साई और ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा एच साई बराबर नहीं होता है साई के। ऑप्शन नंबर सी कहता है एच साई बराबर ई साई के बराबर होता है और ऑप्शन नंबर डी कहता है एच साई बराबर ई। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होता है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों ये जो होता है एच कैप फिर साई बराबर ई साई इसके बराबर होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 14वें का। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है H2 अणु की नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है डाईमैग्नेटिक्स होती है, ऑप्शन नंबर बी कहता है पैरामैग्नेटिक्स होती है और ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों और डी कहता है कोई नहीं। तो बच्चों इसकी जो H2 अणु की जो प्रकृति होती है ना बच्चों वो होती है डाईमैग्नेटिक। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास हमारी काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो आज की क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्योंकि इस क्लास के अंदर से आपके फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं और वे सारे ही आपके एग्जाम में लगेंगे, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है LCO के 2 परमाणु ऑर्बिटल यानी कि जो LCL
के दो परमाणु ऑर्बिटल द्वारा कितने आर्मिक ऑर्बिटल बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2, ऑप्शन नंबर डी कहता है 4। तो बच्चों कितने बन सकते हैं? बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिटल कितने बनाए जा सकते हैं? 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 2। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। अब कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के लिए वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.0024 एंगस्ट्रम, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.00484 एंगस्ट्रम, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.00121। तो बच्चों इसके लिए जो वैल्यू होती है तरंग दैर्ध्य की मान वो होती है 0.0024 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की हमें और चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जब स्कैटरिंग एंगल 5 बराबर 0 होता है तो कॉम्पटन शिफ्ट का मान कितना होता है? 0 होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा या टी होगा? बच्चों जो कॉम्पटन शिफ्ट का मान होता है ना उस समय जब एंगल 0 होता है तो बच्चों उसके लिए मान होगा 0। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है बच्चों, देखो जो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है H/MC और 1 - cos 5। देखो बच्चों यदि आप यहाँ पे को एंगल रखोगे 1 - cos 0 कितना होता है? 0 नहीं होता है, 0 रखोगे यहाँ पे तो 1 होगा, 1 से 1 कट के कितना आ गया? 0। तो इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 19 की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सबसे छोटी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। सबसे छोटी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों वो होती है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, SO2 अणु की और CO2 की अणु की। तो बच्चों जो सबसे छोटी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है ना बच्चों वो होती है SO2 की। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेले जीन्स के अनुसार विकिरण की कुल ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0 से x और 8 पाई KT बाई लैम्डा की 4 डी लैम्डा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है 0 से लैम्डा और 8 पाई MKT बाई लैम्डा की 4 डी लैम्डा, और 0 से x 8 पाई MKT बाई लैम्डा क्यूब डी लैम्डा इक्वल 0। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लैम्डा जीन्स के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? वो होती है 8 पाई KT बाई लैम्डा की 4 इंटू डी लैम्डा इक्वल कहाँ से? 0 से ये ले रखा बच्चे इन्होंने x तक, तो ये होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 20 का। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमारा कृष्णिका विकिरण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? कृष्णिका विकिरण का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों को ऑप्शन नंबर ए कहता है रेले तथा जीन्स के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी कहता है ल्यूमर तथा प्रिंक्सहाइमर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है, ऑप्शन नंबर सी तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ल्यूमर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है जीन्स। तो बच्चों जो कृष्णिका विकिरण का जो अध्ययन किया गया था बच्चों वो किया गया था ल्यूमर और प्रिंक्सहाइमर ने मिलकर किया था। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा वीन के अनुसार टी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम के बीच क्या संबंध होता है? बच्चों जो वीन ने क्या बताया था? वीन ने यह बताया था बच्चों जो लैम्डा एम और लैम्डा टी के बीच क्या संबंध होता है? वो होता है बच्चों इक्वल नियतांक। ये संबंध बताता है वीन ने। तो इस वजह से इसका उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों? इसका जो उत्तर सही होगा वो ये वाला सही होगा। देखो ऑप्शन नंबर ले लैम्डा एम, ये तो मिट रहा है यहाँ पे, ये होगा बच्चों ये वाला। देखो लैम्डा एम डॉट लैम्डा टी बराबर नियतांक, ये होता है लैम्डा मल्टीप्लाई में टी इक्वल नियतांक। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 2 km/s, और ऑप्शन नंबर बी कहता है H बराबर mv0, और ऑप्शन नंबर सी कहता है H√2m0, और ऑप्शन नंबर डी कहता है k बराबर हाफ mv²। बच्चों जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है k बराबर हाफ mv²। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कण का कुल रैखिक संवेग कितना होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए कहता है p² बराबर होता है px² प्लस py² प्लस pz², और ऑप्शन नंबर बी कहता है p² बराबर px² माइनस p² माइनस pz²। बच्चों ठीक से समझ नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है p² px² माइनस px² प्लस pz² p² माइनस px² प्लस py माइनस pz²। बच्चों जो कण का जो कुल रैखिक संवेग होता है बच्चों वो देखो वो कितना होता है बच्चों? देखो वो होता है p
कैप एक्स बराबर होता है स्क्वायर बराबर पी एक्स कैप स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैप वाई प्लस पी कैप और पी जेड स्क्वायर। तो बच्चों ये होता है हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यही होता है बच्चों पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा वीन के अनुसार टी तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम के बीच क्या संबंध होता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है लैम्डा एम बाई अपॉन टी बराबर नियतांक। ऑप्शन नंबर बी कहता है टी बाई लैम्डा एम बराबर नियतांक। और ऑप्शन नंबर सी कहता है लैम्डा एम मल्टीप्लाई टी बराबर नियतांक। और डी कहता है लैम्डा एम प्लस टी बराबर नियतांक। बच्चों जो वीन था, वीन ने क्या संबंध दिया था बच्चों, वीन का जो सूत्र होता है बच्चों वो ये होता है लैम्डा एम डॉट टी बराबर नियतांक। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। बच्चों वो कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, देखो बच्चों ये कण लिखा हुआ है यहाँ पे, कण का कुल रैखिक संवेग कितना होता है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों ये होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका है थोड़ा मिट सी रहा है, एक मिनट रुको मैं बुक में देख लेता हूँ। ये होता है पी के ऊपर कैप स्क्वायर बराबर, देखो पी कैप एक्स स्क्वायर प्लस पी कैप उसके बाद पी स्क्वायर वाई प्लस पी कैप जेड स्क्वायर, यहाँ पे पी कैप और यहाँ पे पी जेड। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा पी, देखो पी कैप स्क्वायर बराबर पी कैप स्क्वायर एक्स माइनस पी कैप और पी स्क्वायर वाई माइनस पी कैप पी स्क्वायर जेड। और ऑप्शन नंबर सी कहता है पी कैप पी स्क्वायर बराबर पी कैप स्क्वायर एक्स माइनस पी कैप स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर कैप जेड। तो इसका जो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो रेखिक का कुल रेखीय संवेग कितना होगा बच्चों, वो जो होता है ना इसका जो कुल संवेग होता है बच्चों वो होता है पी कैप स्क्वायर बराबर होता है बच्चों पी कैप स्क्वायर एक्स प्लस पी कैप स्क्वायर पी वाई प्लस पी कैप और जेड। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये होता है बच्चों। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला 21 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बच्चों कृष्णिका विकिरण से प्राप्त वक्र को क्या कहा गया। बच्चों उसको कहा गया, ऑप्शन नंबर ए कहता है समाग वक्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है विस्वाक वक्र, और ऑप्शन नंबर सी कहता है रेखीय वक्र, और ऑप्शन नंबर डी कहता है वितरण वक्र। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों जो कृष्णिका विकिरण से जो हमें चक्र प्राप्त हुआ था, वक्र जो प्राप्त हुआ बच्चों उसको हम कहते हैं वितरण वक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों। बच्चों ये कुछ और क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये मैंने आपको कराए हैं समथिंग में 25 क्वेश्चन, और अभी और क्वेश्चन भी है जो मैंने अलग से लिखे हैं ये क्वेश्चन। और इस यूनिट के मैंने इस यूनिट के आपको इस वीडियो के अंदर 125 क्वेश्चन 129 क्वेश्चन कराए हैं बच्चों मैंने आपको। इस यूनिट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बच्चों बात करते हैं हम, देखो अब कुछ और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा देखो बच्चों इस चैप्टर नंबर 1 का ही MCQ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए कहता है हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है लाइमन श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी कहता है बामर श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी कहता है पास्टियन श्रेणी में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है बेकरेट श्रेणी में। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की ये जो कौन सी श्रेणी में पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है आप हमारी बामर श्रेणी में। और क्वेश्चन नंबर अब 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों हमारा फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv तथा फोटोन का संवेग P बराबर h अपॉन लैम्डा। तो फोटोन के बीच में क्या संबंध होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर कहता है E अपॉन P, और ऑप्शन नंबर कहता है E B होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है E अपॉन P स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी होगा। बच्चों जो फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv जो होती है ना बच्चों, उसके अंदर जो वेग का संबंध होगा बच्चों वो होगा E अपॉन P। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों हम P की जगह क्या लिखते हैं, P की जगह P बराबर होता है बच्चों mv। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वीन का विस्थापन नियम होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है डेल एम अपॉन टी बराबर नियतांक, और ऑप्शन नंबर बी कहता है डेल एम डॉट टी बराबर नियतांक, और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी कहता है
टी अपॉन लैम्डा एम बराबर नियतांक, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सही सभी। तो बच्चों जो वीन का जो विस्थापन नियम होता है बच्चों वो होता है लैम्डा एम मल्टीप्लाई में टी बराबर नियतांक। तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉम्पटन अंतरण डेल लैम्डा प्रकीर्णन के लिए कौन के लिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.00484 एंगस्ट्रॉम 0.00484 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.0484 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होता है, इसके लिए कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकीर्णन का जो मान होता है बच्चों वो होता है 0.0484 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों आपका। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक आदर्श विकिरणिका के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक आदर्श विकिरणिका के लिए अवशोषण क्षमता कितनी होती है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1.0, ऑप्शन नंबर सी कहता है या 0.5 होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है या इन्फिनिटी होगी। बच्चों जो आदर्श विकिरणिका होती है ना उसके लिए अवशोषण क्षमता कितनी होती है बच्चों, वो होती है 1.0, यानी कि आपकी होती है 1। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी की। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार आ चुकी है ये क्वेश्चन। रीडबाग नियतांक का मान कितना होता है बच्चों, इसका मान कितना होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1.098 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, और ऑप्शन नंबर बी कहता है 1.098 इंटू 10⁷ मीटर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 1.098 इंटू 10⁷ सेंटीमीटर इनवर्स, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों इसका जो रीडबाग नियतांक की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 1.098 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2 इंटू h/2 होता है, और ऑप्शन नंबर 3 कहता है 3 इंटू h/2, और ऑप्शन नंबर डी कहता है √p। तो बच्चों जो 2s कक्षक होता है 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है बच्चों वो होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का गणितीय रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है डेल पी डॉट डेल एक्स छोटा या बराबर होता है h/4π, और ऑप्शन नंबर बी कहता है डेल एम डॉट डेल एक्स छोटा या बराबर होगा h/4π के, और ऑप्शन नंबर सी कहता है डेल पी डॉट डेल टी h/4π के बराबर होगा, या ऑप्शन नंबर डी कहता है डेल पी डॉट डेल एक्स या h/4π होता है। तो बच्चों ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है बच्चों वो होता है डेल पी डॉट डेल एक्स छोटा या बड़ा या बराबर h/4π होता है। ठीक है बच्चों, इसके बराबर होता है। और अब क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा ब्रैकेट में माइनस का h²/8π²m, उसके बाद में डेल स्क्वायर प्लस ए, फिर ब्रैकेट बंद। ऑपरेटर क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है नंबर 1 हैमिल्टनियन, और ऑप्शन नंबर बी कहता है हर्मिशियन, और ऑप्शन नंबर सी कहता है लाप्लासियन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है या सभी। तो बच्चों इसको जो इस ऑपरेटर क्या कहलाता है, ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन को बच्चों हम कहते हैं हैमिल्टोनियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों आपका। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देखो एक प्रोटॉन की स्थिति की अनिश्चितता कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और प्रोटॉन की गति में न्यूनतम अनिश्चितता होगी। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दे रखा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1.58 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड होगी, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1.58 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड होगी, और ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.79 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड होगी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.79 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1.58 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और इस सिद्धांत के ऊपर से हर साल आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का निकल के आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। और
इसके ऊपर हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है। देखो बच्चों, देखो एक प्रोटॉन की अनिश्चितता में अनिश्चितता कितनी दे रखी, 2 × 10⁻⁶ मीटर। तो क्या दे रखा बच्चों, ये हमें दे रखा ΔX। अब देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों, देखो हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम दे रखा है बच्चों। देखो ये दे दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद H की वैल्यू कितनी होती है, H की वैल्यू हम जानते हैं सभी, H होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है बच्चों, H होता है प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 6.626 × 10⁻34। इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है ERGS, ठीक है बच्चों, ARG/सेकंड, ठीक है बच्चों। और अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है बच्चों ΔV.ΔX = H/4πm, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब बच्चों इसमें निकालने क्या है, हमें ΔV की वैल्यू निकालनी है। और बच्चों इसमें रख के आप सबको इतना तो पता है, धर के निकाल दो आप। चलो अब हम आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3.3326 × 10⁻10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है 3.3326 × 10⁻10 मीटर होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है 3.326 × 10⁻8 मीटर होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3.3326 × 10⁻8 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो होगा सही ऑप्शन नंबर ए, 3.326 × 10⁻10 मीटर। अब बच्चों देखो, अब देखो बच्चों एक बार न्यूमेरिकल को देखो, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी कि बच्चों गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखो बच्चों गतिज ऊर्जा होती है आपकी संपूर्ण ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा बराबर होती है माइनस गतिज ऊर्जा, यानी कि जितनी आपकी ऊर्जा होगी उसका ऋणात्मक भाग ही तो होती है गतिज ऊर्जा। अब देखो तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अब हमें ई का पता चल गया। यहाँ पे ई कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू दे रखी है बच्चों में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं बच्चों, वो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों वो होते हैं 1.6 × 10⁻−19 वोल्ट। यही होते हैं ना, आपके फिजिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा। और इसमें मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 × 26 × 10⁻34 आर/सेकंड, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू बच्चों ये जो होता है हमारा प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और बच्चों ये जो इसमें क्या पूछा बच्चों, हमसे पूछा है इसमें यानी कि तरंग दैर्ध्य, दी ब्रोगली इक्वेशन, यानी कि लैम्डा पूछा हमसे। अब बच्चों देखो ये लैम्डा बराबर एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर hc/E। और यहाँ पे एच की वैल्यू आपके पास है, सी की भी है और ई की भी है, निकाल लो और इसमें धर के आप काट पीट के आपका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने किया था, वैसे मुझे कुछ इसमें डाउट हुआ, हो सकता है मुझसे कुछ काटा पीटी में कुछ करप्शन हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो। तो बच्चों आप इसको करके देख लेना, मैंने आपके सामने फॉर्मूला रख रखा है, ठीक है बच्चों। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं अब हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन नंबर बी कहता है -13.6/n³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन नंबर सी कहता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऑप्शन नंबर डी कहता है -13.6/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसकी जो एक हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षक की जो ऊर्जा होती है ना बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की, बच्चों वो होती है -13.6/n²। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाइड्रोजन परमाणु की द्विगंशीय तरंगे, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है बच्चों उसकी द्विगंशीय तरंग समीकरण क्या होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें d²φ/d² प्लस m² बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी कहता है d²φ/d² प्लस माइनस का m² बराबर 0। और ऑप्शन नंबर सी कहता है d²φ/d² माइनस m² बराबर 0। और ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु की द्विगंशीय तरंग समीकरण क्या होती है बच्चों, वो होती है आपकी d²φ/d² प्लस का m²। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की अब हम और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों, तरंग संख्या वेग तथा आवृत्ति के मध्य संबंध क्या होता है। तरंग संख्या वेग तथा आवृत्ति के मध्य संबंध क्या होता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा v बराबर सी अपॉन वी, ऑप्शन नंबर बी कहता है v बराबर एच अपॉन वी, और ऑप्शन नंबर सी कहता है v बराबर सी वी बार, और ऑप्शन नंबर डी कहता है u बराबर v अपॉन एच। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका सही। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तरफ वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। 1 सेकंड में यह कितने चक्कर लगा लेगा। इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है बच्चों v, और ये मीटर पर सेकंड में, और जहाँ पे r क्या है, कक्षक की त्रिज्या। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है v अपॉन 2πr होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्या v अपॉन 4πr होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2πr अपॉन वी होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा v अपॉन 2πr। बच्चों देखो हमें बोहर ने क्या बताया था, हमें बोहर ने बच्चों ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन केवल किन कक्षाओं में परिक्रमा करता है, केवल इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों उन कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है बच्चों कितना होता है, वो होता है NH अपॉन का 2π गुणज, यही होता है ना बच्चों। तो यही तो बताया था हमें बोहर जी ने, तो इस कारण यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा 2πr। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों, ये भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। देखो फिर से आ गया, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हर साल रिपीट हो रहा है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। देखो बच्चों उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी जो 0.002% की अनिश्चितता के साथ 500 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है इसका 5.78 इंटू 10⁻⁻4 मीटर होगा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है 5.78 इंटू 10⁻⁵ मीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी होंगे। तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा सही हो जाएगा 5.78 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन की अनिश्चिति में क्या होगी बच्चों, ये क्या दे रखी है बच्चों, ये तो दे रखा है ना हमें, ये जो दे रखा है, एक मिनट बच्चों, ये दे रखा है हमें डेल वी बराबर कितना 0.02% इंटू 100, और इसमें कितना दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों यहाँ देखो डेल वी कितना दे रखा हमें 500 मीटर पर सेकंड दे रखा, और इसमें कितनी अनिश्चितता दे रखी है, वो दे रखी है बच्चों 0.02। तो इसमें इसकी हमने मल्टीप्लाई की, और प्रतिशत हटाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 100 आ गया, इस 0 से 0 कट गई, और काट पीट के हमारा उत्तर कितना आ गया बच्चों, डेल वी की वैल्यू आ गई हमारे पास। काट पी के देखो इसको काट पीटने के बाद हमारे पास डेल वी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वो आ गया हमारे पास 0.11 मीटर पर सेकंड। बच्चों हम जानते हैं एच की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और एम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें इसमें निकालना है डेल एक्स की वैल्यू। देखो बच्चों ये होता है फॉर्मूला होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, वो होता है बच्चों डेल वी इंटू डेल एक्स बराबर एच अपॉन 4πm। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास डेल वी की भी वैल्यू है, एच की भी है, 4πm की भी है, बस आपको काटा पिट्टी करके आंसर लाना है डेल एक्स का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा, देखो न्यूमेरिकल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट विभव पर त्वरित होता है, इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी बच्चों, लैम्डा पूछा है इसमें। देखो बच्चों हमें वी की वैल्यू दे रखी है, हमें ई बराबर क्या होता है बच्चों, ई बराबर होता है एच वी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू धर के हमने ई की निकाल ली यहाँ से, और फिर आपका एक फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है बच्चा वो होता है आपका लैम्डा बराबर एच वी अपॉन ई। तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3.88 इंटू 10⁻11 मीटर। बच्चों आपकी फर्स्ट यूनिट के जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के जितने भी न्यूमेरिकल है, जब एग्जाम चलेंगे उस समय ये सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको जिससे हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम करा देंगे आपको बाद में सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, क्या पूछी इसमें, लैम्डा पूछा। देखो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया, ई दे रखा आपको, देखो
और चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा, ये भी बिल्कुल सेम वही है। देखो बच्चों, ई दे रखा हमें, अभी फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है बच्चों hv/E। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लो आप धर के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 620 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कॉम्पटन इफेक्ट अंतरण डेल लैम्डा है जहाँ प्रतीक अपने सामान्य अर्थ रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है h/m 1 माइनस कोस थीटा, और ऑप्शन नंबर बी कहता है h/mc 1 माइनस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर सी कहता है h/mc 1 प्लस कोस थीटा, या कोई नहीं। बच्चों जो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए होता है फॉर्मूला बच्चों वो होता है h/mc ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 भी न्यूमेरिकल है हमारा। देखो, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है, इसकी दी ब्रोगली इक्वेशन क्या होगी। देखो मास दे रखा है, सेम वही होगा जो अभी मैंने पीछे बताया। ठीक है बच्चों, इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा, आपको खुद निकालना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वीन का विकिरण नियम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है विकिरण नियम, वो तो पीछे जो गया था बच्चों वो था आपका वीन का विस्थापन नियम। यह है विकिरण नियम क्या है। ए लैम्डा बराबर होता है 8π/λ/4kT। ऑप्शन नंबर बी कहता है लैम्डा एम इक्वल समान व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के। सी बराबर कहता है ई बराबर सिग्मा T⁴ बराबर डी, और ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वीन का जो विकिरण नियम होता है बच्चों वो होता है लैम्डा एम व्युत्क्रमानी 1/T। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 20 और की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सभी ई बराबर सिग्मा T⁴ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है स्टीफन वोल्टेजमैन चतुर्घातांक के नियम का। ऑप्शन नंबर बी कहता है किरचॉफ का नियम। ऑप्शन नंबर सी कहता है वीन का विस्थापन नियम। ऑप्शन नंबर डी कहता है क्या हुआ। बच्चों ये जो होता है ना ई बराबर सिग्मा T⁴, बच्चों ये होता है ऑप्शन नंबर ए स्टीफन वोल्टेजमैन चतुर्घातांक का नियम है ये। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हैमिल्टनियन संकारक एक संकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों ऊर्जा का होता है, बच्चों घनत्व का होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों प्रकाशिक घूर्णन का होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है संवेग का। बच्चों जो हैमिल्टनियन संकारक होता है ना बच्चों वो होता है ऊर्जा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होता है ऊर्जा का संकारक। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का ए। तो बच्चों ये फाइनली जो है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो है ये खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन की ओर। अब ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं बच्चों। देखो ये कहता है सेकंड चैप्टर के शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आवृत्ति तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यू बराबर CV बार, और ऑप्शन नंबर बी कहता है V बार बराबर CV होता है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है V बराबर HV बार होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है V बार बराबर HV होता है। तो बच्चों आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी V और तरंग दैर्ध्य यानी कि V और लैम्डा के बीच में जो किस प्रकार संबंध रखते हैं बच्चों ये रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ये होता है U बराबर CV बार। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है। जो एक अणु होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है घूर्णन ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कंपनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थानांतरण ऊर्जा होती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी होते हैं। बच्चों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अणु की घूर्णन ऊर्जा भी होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रोटेशन ऊर्जा, और वाइब्रेशन ऊर्जा भी होती है, आपकी स्थानांतरण ऊर्जा भी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सही उत्तर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। तरंग संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है सेकंड इनवर्स में। ऑप्शन नंबर बी कहता है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में, हाँ जी, और ऑप्शन नंबर सी कहता है सेंटीमीटर इनवर्स में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेंटीमीटर उसका सेकंड इनवर्स में। तो बच्चों तरंग संख्या जो होती है बच्चों उसको किया जाता है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1/, तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी कहता है तरंग दैर्ध्य का समान। ऑप्शन नंबर सी कहता है तरंग दैर्ध्य इंटू प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी कहता है तरंग दैर्ध्य इंटू प्रकाश की चाल। तो बच्चों ये जो होता है ना तरंग संख्या जो परिभाषित किया जाता है वो किया जाता है बच्चों 1/λ में, यानी कि 1/ तरंग दैर्ध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। ठीक है बच्चों आज की वीडियो आपकी बड़ी होने वाली है, इस वीडियो को पूरी देखना। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 की हम बात करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, अणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है। आंतरिक ऊर्जा एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्लस कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी कहता है आंतरिक ऊर्जा बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा प्लस स्थानांतरण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्लस कंपन की ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा प्लस स्थानांतरण ऊर्जा उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन की जो आंतरिक ऊर्जा होती है बच्चों, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा जो होती है बच्चों, वो होती है इलेक्ट्रॉन, आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा प्लस स्थानांतरण ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों हमारे लैम्बर्ट का नियम के अनुसार क्या सही होता है बच्चों। आई बराबर होता है आई नॉट ई की पावर माइनस ए एक्स, और ऑप्शन नंबर बी कहता है आई बराबर होता है आई नॉट 10 की पावर आई नॉट इसकी पावर माइनस ए एक्स, और ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो लैम्बर्ट का नियम कहता है वो होता है बच्चों आई बराबर आई नॉट ए की पावर माइनस के एक्स। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ये ए और बी दोनों ही ये सही है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। पराबैंगनी विकिरण के लिए लैंप स्रोत होते हैं। जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं बच्चों, उनके लिए कौन से लैंप स्रोत होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए दे रखा हाइड्रोजन लैंप, और ऑप्शन नंबर बी कहता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बच्चों हमें टंगिस्टन लैंप होता है, या ऑप्शन नंबर डी टंगिस्टन फिलामेंट लैंप होता है। बच्चों जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों, वो होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। ठीक है बच्चों। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, संसूचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संसूचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों हमारा बाधा परत सेल, ऑप्शन नंबर बी कहता है फोटोपरगुनिक नलिका, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों सही है या कोई नहीं है। तो बच्चों जो संसूचक सेल जो होते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बच्चों बाधा परत सेल भी और फोटोपरगुनिक नलिका भी। तो बच्चों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों ही इसके सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गुणात्मक विश्लेषण में किसके बीच वक्र बनाया जाता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है तरंग दैर्ध्य तथा सांद्रता के बीच, ऑप्शन नंबर बी कहता है तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच में, और ऑप्शन नंबर सी कहता है तरंग दैर्ध्य तथा वेग के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है तरंग दैर्ध्य तथा अवशोषण के अंत। बच्चों जो गुणात्मक विश्लेषण में जो वक्र बनाया जाता है बच्चों, वो बनाया जाता है तरंग दैर्ध्य तथा अवशोषण के बीच, अवशोषण के अंश में। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा मात्रात्मक विश्लेषण में ग्राफ के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुभार का, ऑप्शन नंबर बी कहता है रासायनिक बल गति का, और ऑप्शन नंबर सी कहता है अम्लों तथा बेसों के वियोजन स्थिरांक का, और ऑप्शन नंबर डी कहता है अज्ञात विलयन का, विलयन की सांद्रता। बच्चों जो मात्रात्मक विलयन होता है उसमें ग्राफ किसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है अज्ञात विलयनों की सांद्रता का। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 का। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा स्क्रीन पे कीटो स्वरूप में तरंग दैर्ध्य तथा अवशोषण के अंश कितने होते हैं। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 275 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन बराबर होता है 16,000, और ऑप्शन नंबर बी कहता है लैम्डा मैक्सिमम होता है बराबर 275 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन बराबर होता है 16, और ऑप्शन नंबर सी कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर होता है 16,000, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 244 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन के लिए होता है 16,000। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा बच्चों ये होता है आपका लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है बच्चों इसके लिए 275 नैनोमीटर, और एप्सिलॉन बराबर होता है बच्चों 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डी सही है इसका। ठीक है बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा दृश्य विकिरण को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर कहता है हाइड्रोजन लैंप का, ऑप्शन नंबर बी कहता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप का, और ऑप्शन नंबर सी कहता है टंगिस्टन लैंप का, और ऑप्शन नंबर डी कहता है टंगिस्टन फिलामेंट लैंप का। बच्चों जो दृश्य विकिरण होते हैं ना, उनको उपयोग में करने के लिए बच्चों जो प्रयोग होता है ना बच्चों, वो हमारा होता है टंगिस्टन फिलामेंट लैंप का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, जो दृश्य विकिरण होते हैं उनको उत्पन्न करने किसका प्रयोग होता है बच्चों, वो होता है टंगिस्टन फिलामेंट लैंप का। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चों इनोल स्वरूप में तरंग दैर्ध्य तथा अवशोषण के अंश का मान कितना होता है। तरंग दैर्ध्य और अवशोषण अंश, यानी कि जिसको हम इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से।
और लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 244 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए होता है 16। ऑप्शन नंबर बी कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 244 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर होता है 16,000। और ऑप्शन नंबर सी कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर होता है 16,000। और बच्चों ऑप्शन नंबर डी कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन बराबर होता है 16,000। ऑप्शन नंबर डी कहता है लैम्डा मैक्सिमम बराबर 275 नैनोमीटर और एप्सिलॉन होता है 16। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनोल्स के रूप में तरंग दे रहे और अवशोषण के जो अंश के मान होते हैं बच्चों वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है बच्चों 244 नैनोमीटर और एप्सिलॉन के लिए होता है बच्चों 16,000। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा माइक्रोन म्यू और मिली माइक्रोन म्यू शब्द किससे लिए गए। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों यूनानी से लिए गए हैं और ऑप्शन नंबर बी कहता है जर्मनी से और ऑप्शन नंबर सी कहता है भारत से और ऑप्शन नंबर डी कहता है फ्रेंच से। बच्चों जो माइक्रोन म्यू और मिली माइक्रोन जो लिए गए ना बच्चों वो लिए गए यूनानी से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज होती है और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज होती है और ऑप्शन नंबर सी कहता है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होती है और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाए जो गामा किरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों वो होती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों हमारा वो कहता है माइक्रो तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 × 10⁻9 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन नंबर सी कहता है 3 × 10⁻13 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 × 10 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों जो माइक्रो तरंगें होती है ना उनकी जो बच्चों वेवलेंथ होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁻9 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा आंतरिक किरणों की आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 7.9 × 10⁻14 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर बी कहता है 3.95 × 10⁻14 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 × 10⁻9 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। तो बच्चों जो आंतरिक किरणें होती है ना उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी इन सेंटीमीटर इनवर्स। जो सेंटीमीटर इनवर्स होता है वो किसका प्रतीक होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है आवृत्ति का होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी कहता है तरंग दैर्ध्य का होगा और ऑप्शन नंबर सी कहता है तरंग संख्या का होगा और ऑप्शन नंबर डी कहता है ऊर्जा का। बच्चों जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सेंटीमीटर जो प्रतीक होता है ना बच्चों वो होता है तरंग संख्या का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 38 होती है, ऑप्शन नंबर बी कहता है 150 होती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 होती है, ऑप्शन नंबर डी कहता है 0.01 होती है। बच्चों जो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना बच्चों वो होती है 150, वो होती है 150। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेडियो तरंगों की ऊर्जा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3.99 × 10⁻⁻4 होती है, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3.99 × 10⁻5 होती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3.99 × 10⁻7 होती है और ऑप्शन नंबर डी कहता है 3.99 × 10⁻8 होती है। बच्चों जो रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा होती है ना बच्चों वो होती है 3.99 × 10⁻8, 3.99 × 10⁻8 होती है बच्चों -8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर अब कुछ और क्वेश्चन है इस चैप्टर के, अब हम उनकी ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा देखो इस चैप्टर के अभी ये कुछ और क्वेश्चन है, इसके बाद थर्ड चैप्टर के भी आपके क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 2 के ये अभी और भी क्वेश्चन है जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे वो कहता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ सेल बना होता है। जो आपका यूवी
नंबर ऑप्शन ए कहता है क्वार्टज का, पायरेक्स कांच का, और ऑप्शन नंबर सी बोरोसिलिकेट कांच का। तो बच्चों जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बच्चों, उसके अंदर जो सेल बना होता है बच्चों, वो बना होता है क्वार्टज कांच का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बीयर नियम प्रयुक्त होता है केवल बच्चों वो होता है ऑप्शन नंबर ए ठोसों में, ऑप्शन नंबर बी कहता है द्रव्य विलयनों में, ऑप्शन नंबर सी कहता है गैसों में, ऑप्शन नंबर डी कहता है अर्ध ठोसों में। बच्चों जो बीयर का नियम प्रयुक्त होता है बच्चों, वो होता है द्रव्य विलयनों में। तो बच्चों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये कहता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का बढ़ता क्रम क्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है रेडियो वेव, उसके बाद दृश्य विकिरण, फिर अवरक्त किरण, फिर एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर बी कहता है रेडियो होती है, उसके बाद अवरक्त होता है, फिर दृश्य, फिर एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर सी कहता है एक्स किरणों का होगा पहले, उसके बाद दृश्य का कम होगा, फिर दृश्य के बाद अवरक्त किरणें होती हैं, फिर रेडियो किरणें होती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है एक्स किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती है, दृश्य किरणें, रेडियो किरणें होती है। बच्चों जो इसका जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है ना बच्चों, उनका जो बढ़ता क्रम होता है सबसे पहले होता है बच्चों रेडियो किरणों का, उसके बाद जो होता है बच्चों अवरक्त किरणों का होता है, फिर दृश्य का होता है, फिर एक्स किरणों का। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, देखो विकिरण के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में 700 मेगाहर्ट्ज तथा 1000 सेंटीमीटर इनवर्स की आवृत्ति क्रम से विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अवरक्त तथा रेडियो आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी कहता है रेडियो आवृत्ति तथा अवरक्त की होती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों अवरक्त तथा दृश्य की होती है, ऑप्शन नंबर डी कहता है माइक्रो तथा अवरक्त की होती है। बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होती है जो 700 मेगाहर्ट्ज होती है और 1000 सेंटीमीटर इनवर्स की जो आवृत्ति होती है बच्चों, वो होती है रेडियो आवृत्ति तथा अवरक्त की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, वो कहता है निम्न में से कौन सा विकिरण अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। IR किरणें होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहता है यूवी किरणें होते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक्स किरणें होते हैं, ऑप्शन नंबर डी कहता है गामा किरणें होते हैं। जो बच्चों जो अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला जो विकिरण होता है ना बच्चों, वो होता है गामा किरणें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कौन सा कथन सही है, लैम्डा समानुपातिक होता है ई के, और या फिर यू बार समानुपातिक होता है लैम्डा की, या लैम्डा समानुपातिक होता है वी के, या वी बार समानुपातिक होता है ई के। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जो सही कथन होता है ना बच्चों, वी जो होता है ना वो समानुपाती होता है बच्चों ई के। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कहता है हमें एक संकपन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इतनी हर्ट्ज है, इसकी तुल्य तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5 × 6 × 10⁻⁸ मीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5.6 × 10⁻⁶ मीटर, ऑप्शन नंबर सी कहता है 560 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी कहता है या ये। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बच्चों सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो होता है बच्चों 5.6 × 10⁻⁸ मीटर। बच्चों इसमें पूछा गया लैम्डा का पूछा मान। बच्चों देखो वी की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें, और सी की वैल्यू हमें पता होती है बच्चों। लैम्डा बराबर होता है बच्चों, देखो लैम्डा बराबर होता है बच्चों, लैम्डा बराबर V/C। लैम्डा बराबर बच्चों क्या होता है, देखो एक मिनट बच्चों, देखो लैम्डा बराबर होता है बच्चों C/V। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपने पुट कर दी इसमें, और करने का काट पीट का आपका आंसर आ गया। आपको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके अंदर बहुत इंटेलिजेंसी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है। तरंग संख्या जो लैम्डा होते हैं उसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है बच्चों, 1/λ के। ऑप्शन नंबर बी कहता है लैम्डा के समान, या ऑप्शन नंबर सी कहता है लैम्डा × प्रकाश की चाल × सी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी। बच्चों जो तरंग संख्या को परिभाषित किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है 1/λ के द्वारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है घूर्णन ऊर्जा, कंपनिक ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, या सभी। बच्चों द्वारा प्रेजेंट हुआ है क्वेश्चन, द्वारा रिप्रेजेंट हो चुका है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, एक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा होती है बच्चों, वो घूर्णन भी होती है, कंपनिक भी होती है, स्थानांतरण भी होती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, हमारे 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, उनके लॉन्ग
शॉर्ट क्वेश्चन के MCQ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये है चैप्टर नंबर आपके 3 की। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक अणु का शुद्ध डायपोल मोमेंट पल क्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है सभी व्यक्तिगत क्षणों का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है सभी व्यक्तिगत बांड क्षणों के उत्पाद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है सभी व्यक्तिगत बांड क्षणों के वेक्टर परिणामी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कोई नहीं। तो बच्चों ये जो सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये जो होता है बच्चों अनुशुद्ध द्विध्रुवीय पल जो होता है बच्चों वो होता है सभी व्यक्तिगत क्षणों के वेक्टर का परिणामी होता है। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों एक किरण अणु होता है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है एक समरूपता का विनिमय होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी कहता है समरूपता का कोई विनिमय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है समरूपता के अनंत विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है यह इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होता है बच्चों एक जो किरण अणु होता है बच्चों वो होता है समरूपता का एक विनिमय होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा एक अणु की नॉन सुपरइम्पोसिबल दर्पण छवियों को कहा जाता है। नंबर ए कहता है रेशमिक आइसोमर। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्शन नंबर सी कहता है एंटोमियर्स। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक अणु की जो नॉन स्पेरिहोसिबल जो होती है बच्चों वो होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, वो होती है एंटीमोरियस। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा एक रेशमिक मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है एक अनंत ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है सकारात्मक ऑप्टिकल रोटेशन कहता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है नकारात्मक ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है शून्य ऑप्टिकल रोटेशन। बच्चों जो एक रेशमिक मिश्रण होता है वो होता है शून्य ऑप्टिकल रोटेशन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ऑप्टिकल गतिविधि होती है। जो ऑप्टिकल गतिविधि है बच्चों वो होती है, ऑप्शन नंबर ए कहता है एक एडिटिव संपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक विधान संपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है एडिटिव और विधान संपत्ति दोनों होती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कोलिगेटिव संपत्ति होती है। बच्चों ये जो ऑप्टिकल गतिविधि होती है बच्चों ये होती है एक विधान संपत्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों हमारा टार्टरिक अम्ल जो होता है बच्चों और ऋणात्मक टार्टरिक एसिड यानी कि एक इक्विनीमीटर मिश्रण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है एंटीमोरियस या एसेमेरिक मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑप्टिकल सक्रिय मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी कहता है रेशमिक मिश्रण। बच्चों ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर होता है बच्चों सही हो जाएगा रेशमिक मिश्रण। इसको जो टार्टरिक अम्ल और माइनस टार्टरिक एसिड जो होता है बच्चों ऋणात्मक टार्टरिक अम्ल जो होता है उसके इक्विनीमीटर को बच्चों हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं बच्चों रेशमिक मिश्रण। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल सक्रिय मिश्रण। सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर 7 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑप्टिकल सक्रिय होने के लिए एक परिसर के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों कम से कम एक सिमेट्रिक परमाणु की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी कहता है परमाणु में दाहिनी ओर उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी कहता है अणु में कोई अनुकृत परमाणु की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो ऑप्टिकल सक्रिय होने के लिए जो परिसर के लिए आवश्यक शर्तें होनी चाहिए बच्चों वो होनी चाहिए अणु में दाहिनी ओर की उपस्थिति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जहाँ चुंबकीय बल म्यू सूत्र द्वारा दिया जाता है वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है म्यू बराबर n इंटू n+2। और ऑप्शन नंबर बी कहता है म्यू बराबर n मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट में n+2। ऑप्शन नंबर सी कहता है यू बराबर होता है अंडर रूट में n फिर मल्टीप्लाई में फिर n+1। ऑप्शन नंबर डी कहता है म्यू बराबर n मल्टीप्लाई और n+2 ब्रैकेट 1 फिर अंडर रूट। तो बच्चों ये जो होता है ना इसके लिए ये होता है बच्चों म्यू बराबर n इंटू n+2। तो बच्चों इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों देखो ये डेफिनेशन आ गई है एक आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वे भौतिक गुणधर्म जो अणुओं में उपस्थित परमाणु के संगत गुणधर्मों का योग कहलाते हैं। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा योगशील कहलाते हैं, वे संगठनात्मक कहलाते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ए और बी दोनों होते हैं। बच्चों जो वे भौतिक गुणधर्म जो अणुओं में उपस्थित परमाणु के संगत गुणधर्मों का जो योग होता है बच्चों क्या होती है वो याद करो आप।
बच्चों वो जो होते हैं ना आपके योगशील गुणधर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों पास्टूर के अनुसार टार्टरिक अम्ल कितने प्रकार के अम्ल में पाया गया है। जो बच्चों टार्टरिक अम्ल था वो कितने प्रकार के अम्ल में पाया गया था बच्चों, प्राप्त किससे हुआ था हमें, अंगूर से। और बच्चों पाया देखो क्या प्रकार में पाया गया था, एक तो बच्चों आपको पाया गया था 2 रूप में पाया गया था बच्चों, 1 रूप में, 2 रूप में, 3 रूप में, 4 रूप में। बच्चों वो पाया गया था हमें 2 रूप में। कौन कौन से रूप में पाया गया था बच्चों, एक तो हमें पाया गया था एल रूप में और दूसरा पाया गया था बच्चों हमें डी रूप में। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों ध्रुवण घूर्णकता का स्पष्टीकरण किसने दिया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है वॉनटॉप ने, ऑप्शन नंबर बी कहता है लीबेल ने, ऑप्शन नंबर सी कहता है वॉनटॉप तथा लीबेल ने, ऑप्शन नंबर डी कहता है पास्टूर ने। बच्चों ध्रुवण घूर्णकता का जो स्पष्टीकरण दिया था ना बच्चों वो दिया था वॉनटॉप तथा लीबेल ने। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा देखो बायट तथा अरागो के किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। बायट तथा अरागो के अनुसार किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कहता है सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी कहता है क्वार्टज, ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी। ये जो होते हैं ना बच्चों ये सारे कार्बनिक यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। सोडियम क्लोराइड भी करता है, सोडियम ब्रोमाइड भी करता है, क्वार्टज भी करता है और ठीक है बच्चों, तो तीनों के तीनों ही करते हैं। अब देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, H2 सेंटीमीटर इनवर्स या ए या डी बाई। तो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों इसकी यूनिट होती है डी बाई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब देखो बच्चों संपूर्ण मोलर ध्रुवणता क्या होती है बच्चों। संपूर्ण मोलर ध्रुवणता जो होती है बच्चों वो होती है आपकी पी बराबर PI प्लस पी नॉट। और अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पे मोलर ध्रुवण जो होती है वो होती है बच्चों पी रो अपॉन एम अपॉन रो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मैक्सवेल के अनुसार उच्च आवृत्ति पर पदार्थ डाइक्लोर स्थिरांक डी के अपवर्तनांक में संबंध क्या दिया था बच्चों। जो मैक्सवेल ने जो संबंध दिया था वो दिया था डी बराबर एच स्क्वायर। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों फैराडे ने पदार्थों का चुंबकत्व का कब आविष्कार किया था। 1844 में, 1843 में, 1845 में और 1856 में। बच्चों जो फैराडे ने अपने चुंबकत्व गुण का जो आविष्कार किया था बच्चों वो किया था 1845 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 1845 यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है बच्चों इसका। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 17 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है बच्चों। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है एक मिनट सुनो बच्चों इसको मैं जूम कर लूँ, थोड़ा ऊपर कर लूँ, दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है के जो होता है मतलब जो केल्विन होता है वो आपका व्युत्क्रमानुपात होता है 1/T के। ऑप्शन नंबर बी कहता है के बराबर 1/T के अनुक्रम के बराबर 1/T होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है के बराबर 1/T स्क्वायर होता है और ऑप्शन नंबर डी कहता है के बराबर 1/T की क्यूब होता है। बच्चों ये जो क्यूरी टेम्परेचर होता है बच्चों ये होता है के 1/T, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्यूरी बिंदु के टेम्परेचर यानी क्यूरी बिंदु के ऊपर ताप पर फेरस चुंबकीय पदार्थ क्यूरी वाइस के नियम का पालन करता है। कौन सा करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है के बराबर 1/T होगा, के बराबर 1/T प्लस क्यों होता है बच्चों, के समानुपाती हो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/T के और के बराबर 1/T प्लस क्यू। बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा सही वो होता है बच्चों के बराबर होता है बच्चों 1/T प्लस क्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। ठीक है बच्चों, दोनों ही ठीक दे रखे हैं देखो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चुंबकीय प्रवृत्ति का निदान किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है पास्टूर के, ऑप्शन नंबर बी कहता है बेबर के, ऑप्शन नंबर बी कहता है बॉय के और ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों या लीबेल के। तो बच्चों इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति का निदान किसके द्वारा किया गया था बच्चों वो किया गया था गोय के द्वारा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बच्चों आयरन कोबाल्ट तथा निकिल उदाहरण है। नंबर 1 कहता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के, अनुचुंबकीय पदार्थ के, फेरस चुंबकीय पदार्थ के या उपयुक्त सभी के। बच्चों जो आयरन और कोबाल्ट और निकिल जो
होते हैं ना बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ये होते हैं आपके फेरोचुंबकीय पदार्थ के। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है बच्चों इसका। तो फाइनली बच्चों ये लेसन नंबर 3 के कुछ और MCQ क्वेश्चन है, और इस यूनिट में मैंने आज आपको पूरे 129 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अब चलो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों हमारा, वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो म्यू होती है वो होती है 1 से कम होती है बच्चों, या 1 से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 8 से ज़्यादा होती है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों म्यू, वो होती है 1 से कम। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, निर्वात के लिए चुंबकीय विद्युतशीलता म्यू का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है 2 होता है। जो बच्चों जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना बच्चों, उसके लिए चुंबकीय जो विद्युतशीलता होती है बच्चों, उसके लिए जो म्यू का मान होता है ना बच्चों, वो होता है 1। ठीक है बच्चों। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, देखो क्या सत्य है, क्या सत्य है यहाँ पे। जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, वो होता है ई के क्या होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चों जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 1/p ई के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो आपके ई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, या डी कहता है कोई नहीं। बच्चों जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बच्चों, वो होता है म्यू बराबर ई के क्या होता है, ई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, प्रेरित ध्रुवण पीआई जो होता है बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर ए कहता है 4/3 पाई एन अल्फा होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 4 पाई एन अल्फा होता है, या ऑप्शन नंबर सी कहता है 1/3 पाई एन अल्फा। बच्चों ये जो प्रेरित ध्रुवण होता है ना बच्चों, वो होता है 4/3 पाई एन अल्फा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंंट के निर्धारण के लिए उपलब्ध विधि कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वाष्पताप विधि होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है तनु विलयन विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए व बी होती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, उसके लिए दोनों ही विधियाँ होती है, वाष्पताप विधि भी होती है और तनु विलयन विधि भी होती है। तो इसलिए बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रकाशिक सक्रियता जो होती है उसके लिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है एक योगात्मक गुण होगा, या संरचनात्मक गुण होता है, या ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो इसके लिए जो प्रकाशिक सक्रियता होती है इसके लिए होता है संरचनात्मक गुण। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है नील तापमान, क्यूरी टेम्परेचर, या गोपनीय तापमान, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये जो होता है ना बच्चों, वो होता है क्यूरी टेम्परेचर, जिस पर आपका लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों, वो पदार्थ चुंबकीय हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, सॉरी बी सही है, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं जिसको। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, मर्क्यूरियस क्लोराइड जो आपका बच्चों मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है प्रतिचुंबकीय है, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों। जो मर्क्यूरियस क्लोराइड का सूत्र होता है बच्चों, वो होता है Hg2 और Cl2। ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम ए की ओर चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, देखो ध्रुवण घूर्णकता के लिए सबसे आवश्यक परिस्थिति क्या होती है। जो ध्रुवण घूर्णकता होती है बच्चों, उसके लिए सबसे आवश्यक परिस्थिति क्या होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है एक असममित कार्बन परमाणु की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक सममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी कहता है असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति। तो बच्चों जो ध्रुवण घूर्णकता जो होती है, इसके लिए सबसे जो आवश्यक परिस्थिति होती है बच्चों, वो होती है ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, एक असममित कार्बन परमाणु की स्थिति। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बच्चों आज की क्लास हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी बड़ी क्लास ली नहीं है जितनी बड़ी आज की ये क्लास होकर जा रही है। ऑप्शन नंबर 10 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। देखो HF का होता है, या HCl का होता है, HBr का होता है, HI का होता है। बच्चों जो डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा बच्चों, वो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, यानी कि HF का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 11 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा NH3 व NF3
में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा नहीं है, NH3 का या NF3 का, या बराबर होता है, या कह नहीं सकते। बच्चों जो इनमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा ना बच्चों, वो होता है NH3 का। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा कौन सा अणु क्लासियस-मसूटी समीकरण का पालन नहीं करता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा HCl करता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है H2O करता है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चों NH3 करता है, या ऑप्शन नंबर डी कहता है ये नहीं करता। बच्चों जो क्लासियस-मसूटी समीकरण का जो पालन नहीं करता है ना बच्चों, ना तो HCl करता है, ना ही H2O करता है, ना ही NH3 करता है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सा अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर ए कहता है O2 होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है NO होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है NO2 होता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी होते हैं। बच्चों जो अनुचुंबकीय होता है ना बच्चों, वो होता है O2, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए O2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चुंबकीय आघूर्ण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दिया गया संबंध क्या होता है। बच्चों बताओ। ऑप्शन नंबर ए कहता है म्यू एम बराबर होता है अंडर रूट में एन, फिर ब्रैकेट में 1+n+2, और फिर होता है BM, यानी कि ये होता है मेगा वोल्ट। ठीक है बच्चों, मेगा वोल्ट, मेगावाट होता है बच्चों। बच्चों ऑप्शन नंबर बी कहता है म्यू एम बराबर होता है अंडर रूट में 1/n और ब्रैकेट में n+2 BM। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन नंबर सी कहता है म्यू एम बराबर होता है अंडर रूट में फिर n, फिर ब्रैकेट में n+2 और फिर BM। और ऑप्शन नंबर डी कहता है म्यू एम बराबर होता है अंडर रूट में n² n+2। तो बच्चों ये जो होता है ना चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों, ये होता है आपका, ये होता है बच्चों देखो म्यू एम बराबर होता है बच्चों अंडर रूट में n और ब्रैकेट में n+2। ठीक है बच्चों, और BM। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा देखो डाइक्लोरोबेंजीन के ऑर्थो, मेटा तथा पैरा 3 समावेशी होते हैं, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों ऑर्था का होता है, मेटा का होता है, पैरा का होता है, या कोई नहीं होता। बच्चों देखो ये बेंजीन होती है, यहाँ क्या होता है बच्चों ऑर्था, यहाँ पे क्या होता है मेटा, यहाँ पे क्या होता है पैरा। तो बच्चों जो डाइपोल मोमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है बच्चों ऑर्थो का। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों हमारा, वो कहता है कंपन आवृत्ति निर्भर करते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है, किस पर करती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बल नियतांक पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपचेत द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है डाइपोल मोमेंट पर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से उपयुक्त सही पर। बच्चों जो आपकी वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी करते हैं वो बल नियतांक पर भी करते हैं, अपचेत पर भी, द्रव्यमान पर करेगी, और डाइपोल मोमेंट पर भी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों पर ही डिपेंड करती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा बल नियतांक की इकाई जो यूनिट होती है वो CGS इकाई में क्या होती है। डाइन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जूल सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या कोई इनमें से नहीं। तो बच्चों ये जो होती है ना बल नियतांक की बच्चों, वो होती है डाइन सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है बच्चों, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। और क्वेश्चन नंबर अब हम 18 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा निम्न में से कौन सा अणु स्थायी डाइपोल मोमेंट रखता है। जो कौन सा अणु इनमें से अणुस्थायी डाइपोल मोमेंट रखता है। बच्चों ऑप्शन नंबर ए कहता है SO4 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है C2H2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1,3,5 ट्राई नित्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी कहता है SO2। बच्चों तो डाइपोल मोमेंट रखता है ना इनके अंदर से बच्चों, वो रखता है SO2। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 19 की हम और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों देखो, वो कहता है अनुचुंबकता उपस्थिति के कारण होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की लिगेंड क्षेत्र की समिति तथा शक्ति के कारण। ऑप्शन नंबर सी कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल क्षणों का तथा उच्च अवस्थाओं के कारण। ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी। बच्चों जो अनुचुंबकीय उपस्थिति के कारण जो होता है ना बच्चों, ये चारों चीज़ होती है। ये चारों चीज़ें जो होती है इनको शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है देखो बच्चों, वो कहता है बच्चों डाइपोल मोमेंट होता है वो सदिश होता है, अदिश होता है, या कोलाइड राशि होती है, कैसी होती है। बच्चों जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, वो होता है सदिश राशि। सदिश राशि बच्चों क्या होती है। सदिश राशि बच्चों वो होते हैं जिसके अंदर दिशा और प्लस परिमाण, दिशा और प्लस परिमाण, यानी ये दोनों ही होते हैं जिसके अंदर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बच्चों अणु जिसका दर्पण प्रतिबिंब
अध्याशोषित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम बच्चों रेशमिक समतल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रकाशिक समव्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है इंसोमीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बच्चों उसको जो हम कहते हैं ना, जो प्रतिबिंब अध्याशोषित नहीं होता बच्चों, उसको कहते हैं हम इंसोमर। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा, निम्न में से कौन दीर्घ आघूर्ण नहीं रखता है, H2 या NH3। ऑप्शन नंबर सी कहता है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। बच्चों जो इनमें से डाइपोल मोमेंट नहीं रखता है बच्चों, वो रखता है H2O NH3, यानी कि तीनों ही जो है, तीनों में से कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बच्चों हमारा, वो कहता है डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, डी बाई होती है, डाइन सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर होती है, या ऑप्शन नंबर जूल होगा या पायस होगा। बच्चों डाइपोल मोमेंट जो होते हैं उसकी जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है डी बाई। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थों की मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। बच्चों ये जो टॉपिक है इसकी मैंने PDF फाइल आपको इसके बाद मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये शायद आपका ये टॉपिक छूट गया था और वे शायद दो हेडिंग आपकी जो रह गई थी, ये मैंने एक PDF फाइल में बना के आपको सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, इसके बाद देख लेना आप। ये होता है नंबर ए पॉइंट कहता है धनात्मक होता है, नंबर बी कहता है ऋणात्मक होता है, और सी कहता है शून्य होता है। बच्चों जो अनुचुंबकीय पदार्थों के मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है ना बच्चों, वो होता है इनके लिए धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है बच्चों इनके लिए। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बच्चों हमारा, वो कहता है 1 मिलियन के ध्रुवित प्रकाशिक घूर्णन पोलरीमीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहता है पदार्थ की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है ताप पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी पर। तो बच्चों ये जो होगा ना, इसका जो उत्तर होगा बच्चों, ये सभी के लिए होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमारा, एक किरण अणु रखता है, कोई सममिति तल नहीं रखता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी कहता है सममिति तल रखता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनंत सममिति तल रखता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो होता है किरण अणु जो होता है बच्चों, ये कोई सममिति तल नहीं रखता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, रेशमिक मिश्रण रखता है, शून्य प्रकाशिक घूर्णन रखता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है धनात्मक प्रकाशिक घूर्णन रखता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है निगेटिव प्रकाशिक घूर्णन रखता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है अनंत प्रकाशिक घूर्णन रखता है। बच्चों ये जो रेशमिक मिश्रण जो होता है ना बच्चों, ये रखता है आपका शून्य प्रकाशिक घूर्णन रखता है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बच्चों, अणु का कुल डाइपोल मोमेंट जो होता है, जो अणु होता है उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का गुणन होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का वेक्टर होता है परिणामी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों जो अणु हो जाता है उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, वो होता है सभी अलग अलग आघूर्णों का वेक्टर परिणामी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बच्चों हमारा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को बरकरार रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों। यानी कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को, देखो किसको, मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर भी क्या करते हैं, यानी कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुचुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी कहता है फेराचुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी कहता है लोह चुंबकीय। बच्चों उनको कहते हैं लोह चुंबकता, जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के हटाने पर भी अपने चुंबक को क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड को बरकरार रखते हैं बच्चों, उनको कहते हैं लोह चुंबकता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बच्चों हमारा, वो कहता है अनुचुंबकता उपस्थिति के कारण होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी कहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी कहता है अयुग्मित में युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों ये जो होता है अनुचुंबकता उपस्थिति के कारण जो होता है बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें ये होता है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। बच्चों इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है एक ऑप्टिकल गतिविधि होती है बच्चों, ये दोबारा रिपीट हो गया फिर से। एक विधान संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी एक एडिटिव संपत्ति।
तो बच्चों इसमें जो होता है ना, ये होती है बच्चों एक विधान संपत्ति होती है। ठीक है बच्चों आज आपकी यूनिट फाइनली खत्म हो चुकी है और इसके मैंने 129 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो बच्चों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को देखना और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। बच्चों कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।